तो कहानी की शुरुआत होती है एक युद्ध के मैदान से, जहाँ पर एक ड्रैगन से लड़ने के लिए कई सारे योद्धा उनके सामने खड़े होते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसे इंसान मुझे हरा सकते हैं? शैडो वर्ल्ड इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह इंसानों की दुनिया को चारों तरफ से धुएं से घेर लेता है और कोई भी यह नहीं जानता कि वहाँ पर क्या होता है। लेकिन जिस जगह पर भी ये धुआं पहुँचता है वहाँ पर एक भी चीज जिंदा नहीं बचती। अगर इंसान जिंदा बचना चाहते हैं तो उन्हें इस परछाई की दुनिया पे कब्जा करना होगा। वहीं पर एक बंदा उनमें से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है और वह ड्रैगन से कहता है कि अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। यह सुन के उस ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए राफेल अपनी शील्ड लेकर आगे आ जाता है, लेकिन उससे पहले वो अटैक उन तक पहुंचता वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि डेसर ने अपने स्पेल्स का यूज करके उसे रोक दिया है। उसके बाद भी ड्रैगन उन पे फिर से अटैक कर देता है, लेकिन इसके बाद भी डेसर ने उसको रोक दिया था। उसके बाद कहता है कि उसने उसके मैजिक पैटर्न को एनालाइज कर लिया है और सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ड्रैगन पर अटैक करना चालू कर देते हैं। और जब वो ड्रैगन उन पे हमला करना चालू करता है तो तभी राफेल को चमकने का मौका मिल जाता है और वो वेरियस और मेजर्स के साथ उस पर ड्रैगन पे हमला कर देते हैं। और इसमें वो लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और उसी पर ये लड़की उस ड्रैगन पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस ड्रैगन के हारने के बाद भी सभी लोग खुश हो जाते हैं और डेसर भी चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब वो लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। लेकिन शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई भी क्लियर होने का मैसेज नहीं आया था और ना ही वो लोग अपने घर वापस जा पाए थे। तब वो कहता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, मुझे यकीन है कि हम जल्दी अपने घर वापस जाएंगे। और भाई साहब, उस ड्रैगन से 15 करोड़ लोग लड़े थे पर सिर्फ 6 ही लोग बचे हैं। और यह सुनकर डेसर याद करने लगता है कि उसने उस लड़ाई में कितने सारे लोगों को खो दिया है। तभी शीला कहती है कि वे अभी अभी जीते हैं, उन्हें यह सब सोच के दुखी नहीं होना चाहिए। राफेल की तारीफ करती है क्योंकि उसने ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। अरे नहीं, हम सिर्फ डेसर की वजह से जीत पाए हैं। राफेल सच कह रहा था, अगर डेसर ना होता तो कभी नहीं जीत पाते। तुम इतने ताकतवर कैसे हो, फिर भी तुम्हें कोई नहीं जानता? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई इस ड्रैगन के अटैक को सील कर पाएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ। उसके बाद राफेल उनसे पूछने लगता है कि यहाँ से वापस जाने के बाद वो लोग क्या क्या करेंगे। जॉर्ज कहता है कि उन्हें सबसे पहले शैडो वर्ल्ड को दोबारा रोकना होगा। इसके बाद वो ऐसे भी यही पूछता है, लेकिन जवाब देने की वजह वो उसे घूरने लगती है जैसे कि वो उसे समोसा चुरा के भाग गया हो। वही डेसर एक लड़की को याद करता है जो कि इस लड़ाई में मारी गई थी। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी उस ड्रैगन के अंदर से मेजर्स की एनर्जी बाहर आने लगती है। जॉर्ज कहता है कि ये सब उस ड्रैगन के हार्ट की वजह से हो रहा है, जो ड्रैगन के माना को भी स्टोर करता है और ब्लड सर्कुलेट रुकने की वजह से माना कहीं नहीं जा पा रहा है। यानी वहाँ पर एक बहुत ही जोर का धमाका होने वाला है। वो लोग खुद को बचाने के लिए एक शील्ड बनाते हैं, लेकिन वो धमाका इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो शील्ड भी नहीं रोक पाती और डेसर भी अपनी पावर से उसे रोक नहीं पा रहा था। क्या इतना सब कुछ करने के बाद वे लोग फिर से मारे जाएंगे? लेकिन जब डेसर की आंखें खुलती हैं तो वो अलग ही जगह पर था और एक लड़की स्टेज पर चढ़कर हेब्रन अकेडमी का स्वागत करती है। और यह वही अकेडमी है जिसमें वो ग्रेजुएट हुआ था। ब्रिजेट बताती है कि सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा और सिर्फ 600 स्टूडेंट्स इस अकेडमी में अटेंड हो पाएंगे और इस टेस्ट में उन्हें एक शैडो वर्ल्ड को पार करना होगा, जिसे सिर्फ उन लोगों ने टेस्ट के लिए बनाया था। और वह साल 3613 का एंट्रेंस एग्जाम शुरू कर दी है। साल सुनते ही डेसर एकदम चौंक जाता है कि वो समय में पीछे आ चुका है। ड्रैगन से हमने 3616 में लड़ने गए थे, जिससे साथ हमारी लड़ाई पूरे 10 साल तक चली थी, जिसमें हमने सब कुछ खो दिया था। अब डेसर को यकीन हो चुका था कि वो सच में पास्ट में आ चुका है। तभी एक सेकंड ईयर की स्टूडेंट लेडोरिया उसके सामने आ जाती है, जो कि उसकी मेंटोर है। मुझे याद है कि ये लड़की एकदम जीनियस फायर मेज है और इसे अपनी एकेडमी में रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन मिली थी। और इसकी प्रोफाइल चेक करते वक्त लेडोरिया को पता चलता है कि ये एकदम आम इंसान है, यानी अगर वह टेस्ट को कंप्लीट भी कर देता है तो भी उसे बीटा क्लास ही मिलेगी। मुझे पता है कि स्कूल में नोबल्स के बच्चों को अल्फा क्लास में रखा जाता है और कॉमनर्स के बच्चों को बीटा क्लास में, इसीलिए अगर कॉमनर्स के पास टैलेंट भी होता है तो तब भी उनको कोई भी मतलब नहीं है उसका। उसके बाद लेडोरिया उसे हॉल में ले जाती है और जहाँ सभी स्टूडेंट फैसिलिटी को देखकर हैरान हो जाते हैं। सारे स्टूडेंट हैरान होते हैं, पर तुम जरा भी हैरान नहीं दिख रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं हैरान हूँ, बस मेरा चेहरा ही वैसा है। उसके बाद लेडोरिया उसे टेस्ट के लिए ले जाने लगती है। तभी स्टूडेंट पीछे से लेडोरिया का नाम लेकर बुलाता है, क्या तुम उस लड़के को जानती हो? लेडोरिया उसे बताती है कि ये घटिया इंसान एक नोबेल है और इसका नाम एलाइम है। इसका नाम सुन के डेसर को याद आता है कि एलाइम वही वाटर मेज है। बटली, तू यहाँ पर क्या कर रही है? रास्ता भूल गई है क्या? चिमकांडी से भूल मत, इसी बटली ने तुझे हराया था। यह सुनकर वह चुप हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डेसर एक कॉम्बिलर है और उसको मजाक उड़ाने लगता है कि वे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तभी सभी स्टूडेंट को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, लेकिन लेडोरिया अब गुस्से में आ चुकी थी और डेसर से कहती है कि अगर वह एग्जाम में पास नहीं होता है तो वो उसे चप्पल से दौड़ा कर मारेगी। हॉल में पहुंचते ही डेसर इधर उधर एक लड़की को ढूंढने लगता है। तभी उसे कोई पीछे से आवाज लगाती है और कहती है कि इधर उधर वह मुंडी घुमाता हुआ बेवकूफ लग रहा है। वहीं पर उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह रोमांटिका ही थी और डेसर कहता है कि वो उस हादसे को दोबारा नहीं होने देगा। इसके बाद वो रोमांटिका को बुलाने लगता है, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो वह पूछने लगती है कि तुम उनके नाम को कैसे जानते हो? डेसर कहता है कि उसने उसके नाम को स्क्रीन पर देखा था और वे दोनों एक ही टेस्टिंग ग्रुप में। रोमांटिका उसे गुड लक बोलकर वहां से चली जाती है। तो कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें खोने के बाद मेरा क्या हाल हो गया था, लेकिन इस बार मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके बाद लेटोरिया उसके पास आकर बोलती है कि वो ग्रुप डी में है, पर टेस्ट में उन्हें शैडो वर्ल्ड में रेस करनी होगी। लेकिन यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, अगर कोई ज्यादा घायल हो जाता है तो वह आसानी से बाहर आ जाता है। घायल? पर रेस में घायल कैसे होगा? तभी वहाँ पर एलम आ जाता है और बताता है कि इस रेस में मैजिक का यूज करना अलाउड है।
तो लोग घायल तो होंगे ही। इसके बाद वह उनसे मिलाता है जिसका वो मेंटोर है। इस लड़की का नाम स्टार है और ये एक मैजिक नाइट है। डेसर उसे अच्छे से जानता था, जो कि एक आइस मैजिक नाइट है और साथ ही वह विजन मैजिक का यूज कर पाती है, जिसे इन्वर्स करना नामुमकिन है, क्योंकि उसके एक पावरफुल और भरोसेमंद साथी बनी थी। क्या हुआ, इसको देख के तुमने पहले ही हार मान ली क्या? गुस्से में लेडोरिया कहती है कि चाहे उसके हाथ पैर टूट जाएं, पर उसे इस टेस्ट को पास करना ही होगा। उसके बाद उन सभी के सामने एक पोर्टल खुलता है, जिसमें घुसते ही वो शैडो वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। उसके बाद अनाउंसर उन्हें बताता है कि वो किसी भी मैजिक का यूज वहाँ पर कर सकते हैं और किसी को भी घायल कर सकते हैं, और जो भी 3 लोग सबसे पहले इस टेस्ट को पार करेंगे वही क्वालिफाई हो पाएंगे, और जो सबसे ज्यादा डैमेज होगा उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फिर डेसर सोचता है कि जब दुनिया खत्म हुई थी तो ये लड़की भी मेरे साथ थी, पर इसको अब कुछ याद भी है या सब भूल चुके हैं। तभी वो लड़की डेसर का नाम लेती है और ये सुन डेसर एकदम चौंक जाता है। क्या वो मुझे जानती है? तब वो बताती है कि नहीं, मैंने तुम्हारा नाम स्क्रीन पर देखा था, और कहती है कि तुम्हारा सर्कल सबसे लो है और तुम सबसे ज्यादा डाउन हो, और तुम जैसे बंदे इस जगह पर आते ही क्यों हैं? तुम जैसे लोगों को घुसने कौन देता है यहाँ पर? और तुम्हारी मुझे आंखें भी खराब लगती हैं क्योंकि तुम मुझे कब से घूरे जा रहे हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ओह धन्यवाद मल्लिकाए हुस्न। इसके बाद टेस्ट शुरू होता है और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वही लड़की सबसे आगे निकल जाती है, जिसका नाम एसेस्ट होता है, और उसके पीछे सारे बाकी के बंदे होते हैं, और उनके पीछे डेसर और रोमांटिका आते हैं, और वो भागते भागते एक प्यारे से मॉन्स्टर को डरा देते हैं, और तब वो उससे माफी मांगती है। डेसर कहता है कि तुम अभी भी मुझे सॉफ्ट सी लग रही हो, और वो कहती है कि सॉफ्ट से तो तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? और कहती है कि तुम मेरे कोई लुच्चे लफंगे आशिक तो नहीं हो। और डेसर फिर से हंसने लगता है और भागने लगता है। तब वो गुस्सा हो जाती है और उस पे चिल्लाने लगती है। और जब वो लोग भाग रहे थे तो सामने से एक अटैक आता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, पर डेसर रोमांटिका को धक्का मार के उसे बचा लेता है। उसका अटैक रोकने के लिए वो लड़का गुस्सा हो जाता है और डेसर पे अटैक कर देता है, और उसके अटैक को रोमांटिका रोक देती है। उसके बाद वो उस लड़के को हरा भी देती है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और फिर वो डेसर से माफी मांगती है और थैंक यू बोलती है कि मुझे बचाया तुमने। पर डेसर बेशरम बंदा अभी भी उसे देख के हंसे ही जा रहा था। ये देखकर वो एकदम चिढ़ जाती है और मन में सोचती है कि उसे अपनी एबिलिटी एंड में यूज करनी होगी, पर सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि उसे अपनी एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। और वहीं सभी प्रोफेसर उन लोगों को देख रहे थे और देख रहे थे कि सभी मैजिक नाइट उनके पास आते जा रहे हैं, और ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। और वो देखते हैं कि डेसर भी बहुत ही पीछे रह चुका है। ये देख के वो लोग हंस रहे थे और कह रहे थे साला कॉम्बिनर है, इसको पीछे ही रहना चाहिए। और वहीं 2 लोग उस लड़की के पीछे दौड़ रहे थे क्योंकि उनको भी पास होना था, पर उन्हें कोई तेज हवा उनको पीछे ढकेल रही थी, और वो हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि उनके ऊपर एक पेड़ उठता है और उनके ऊपर गिर पड़ता है, जिसके लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और एडजस्ट भी उस हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी, और हमें पता चलता है कि ये सारी पावर रोमांटिका की थी। और डेसर कहता है कि अब तो हम 3 ही बचे हैं, तो हम तो क्वालिफाई हो ही जाएंगे। तभी वो लड़की कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, अगर तुम चाहो तो खुद से बाहर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगी। और भाई साहब डेसर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अभी भी उसको देख के हंसे जा रहा है। ये देख के रोमांटिका एकदम चिड़ी हुई है और उस पे भयंकर अटैक करने वाली है, पर फिर भी वो साला हंसे ही जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। और फिर रोमांटिका उस पे हमला कर देती है, और भाई साहब वो सोचती है कि अब तो वो डिस्क्वालीफाई हो ही गया होगा, पर डेसर फिर से वहीं पे खड़ा होता है और मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारी पावर कमाल की है, और कहता है कि तुम्हारी पावर तो काफी है, पर तुम पे निशाना लगाना नहीं आता, तुम्हारा निशाना साइड में निकल जाता है, कोई सीधे आता ही नहीं है। ऐसे ही अगर रहा ना तो तुम तो मारी जाओगी एंड में। उसके बाद रोमांटिका कहती है कि मरने से क्या मतलब है, मैं तुमको मार दूंगी, रुको मैं अभी तुम पे दोबारा से हमला करती हूँ। और वो फिर से बहुत सारे सर्कल जनरेट करती है और उस पे हमला कर देती है। डेसर इनवर्स मैजिक का यूज करते उसके अटैक को साइड में कर देता है। ये देखकर रोमांटिका एकदम चौंक जाती है और सोचने लगती है कि ये सच में इनवर्स मैजिक का यूज करता है, पर वो सोच रही थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक कॉम्बिनर है। और फिर रोमांटिका सोचती है कि ये ऐसे कैसे यूज कर पा रहा है, इसको तो मुझसे ऊपर लेवल का होना चाहिए तभी ये मैजिक यूज कर सकता है, पर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। और वो उस पे फिर से अटैक कर देती है। उसके बाद डेसर थोड़ा फ्लैक्स करने लगता है और उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, बल्कि अपने हाथ से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो एकदम चौंक जाती है रोमांटिका। उसके बाद डेसर कहता है कि तुम्हारा मैजिक तो काफी खतरनाक है, पर इतना भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको, और इतना मैजिक तो बिल्कुल भी काफी नहीं है एंड वाले युद्ध के लिए। ये सुन रोमांटिका समझ ही नहीं पाती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। उसके बाद डेसर उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही एक स्पेल कास्ट करता है और एकदम भाग के उसी लड़की के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वही लड़की सोचने लगती है कि इसने आकर रोमांटिका को हरा कैसे दिया, और ये मुझे भी हराने की सोच रहा है, रुको इसको अभी बताती हूँ। और वो बहुत सारे मैजिक सर्कल वहाँ पर जनरेट कर देती है और डेसर के ऊपर हमला करने लगती है। और डेसर ये देख के उसके सर्कल्स को एनालाइज करने लगता है, लेकिन जब तक वो एनालाइज कर पाता तब तक वो लड़की उस पर हमला कर देती है, और वो हमले उस तक पहुँचते तब तक वो इनवर्स मैजिक का यूज करके उनकी डायरेक्शन को ही चेंज कर देता है। उसके बाद वो लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर एक इतना जल्दी अटैक करती है ताकि वो उसको एनालाइज कर ना पाए। लेकिन अपना बंदा भाई साहब डेसर इतना ज्यादा कमाल का होता है कि उसके अटैक को रास्ते में ही एनालाइज कर लेता है और उसको अपने पीछे गिरा देता है। पर वो जानबूझ के ऐसा करता है, पता है क्यों? उसकी वजह ये थी कि वो उसके अटैक को यूज करके सबसे पहले आगे तक पहुंच पाए। भाई साहब ये देख के तो वो लड़की एकदम चौंक जाती है, जिसका नाम एडजस्ट था, ठीक है। भाई साहब ये देखकर तो एडजस्ट एकदम चौंक जाती है कि भाई ये ऐसा कर कैसे सकता है, कितना संकी है ये बंदा। और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो लड़की उसको देख तक नहीं पाती है, और वो कहता है कि हमारा गोल किसी को हराना नहीं था बल्कि एंड लाइन तक पहुंचना था। एडजस्ट सोचने लगती है कि भाई साहब एक कॉम्बिनर ने मुझ जैसे नोबल को हरा दिया है, भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सोचते सोचते वो वहां से चली जाती है, पर डेसर को मैच जीत के कोई खुशी नहीं मिल रही थी और वो अपने दोस्तों को देखने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि इतना तो बिल्कुल भी काफी नहीं है उस ड्रैगन को हराने के लिए, हमें और भी ताकतवर बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ
तरफ हम देखते हैं कि ये लड़का डांटे कुछ लोगों को हरा देता है और उस मैच का विनर बन जाता है और वो रोमांटिका को देख के एकदम अजीब सी क्रीपी सी स्माइल देने लगता है, साला ठरकी। तभी हम देखते हैं कि सभी प्रोफेसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि बस अच्छा हुआ कोई भी कॉम्बिनर हमारी क्लास में नहीं जा पा रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़की बोलने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी क्लास में कॉम्बिनर पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, तो स्कूल में भी नहीं घुसने देना चाहिए। तभी वो बुड्ढा उनके सामने बोलने लगता है कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कॉम्बिनर जो कि अल्फा क्लास में जाने वाला है जिसके बारे में खुद इन्होंने हाँ बोला है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे अपना अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं और तभी डेसर भी अपना रिजल्ट देखता है। तब उसको पता चलता है कि वो भी बीटा क्लास में आ चुका है फाइनली, पर उसको कोई भी खुशी नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों। पर रोमांटिका ये देखकर एकदम चौंक जाती है और अपनी क्लास में जब जाती है ना तो बिल्कुल सैड सी हो जाती है, पता नहीं क्यों। सर बोलने लगता है कि सभी लोगों की रैंक पे ही उनकी क्लासें बेस्ड होती हैं और अगर तुम लोगों को अल्फा क्लास में जाना है तो तुम्हारा सर्कल 2 होना ही चाहिए और अगर तुम्हारा सर्कल 2 नहीं है तो तुम एक नाली के कीड़े हो। रोमांटिका सोचने लगती है कि मेरा सर्कल तो B है, फिर भी मुझे इस बीटा क्लास में क्यों फेंक दिया गया। और उसकी नजर बगल में जाती है तो वो देखती है कि वहीं पर डेसर भी बैठा था, उसने तो उस इतने शक्तिशाली मैजिक नाइट को भी हरा दिया था, फिर भी उसको इसी क्लास में डाल दिया गया है, ऐसा क्यों। डेसर फिर से उसको देख के स्माइल करने लगता है, ये देख के वो एकदम फिर से चिढ़ जाती है। डेसर उस प्रोफेसर लड़की से बात कर रहा होता है और बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरा नाम असेंबली में रखा। पर वो लड़की कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारा नाम अब भी अल्फा क्लास में नहीं लिखवा पाई। सोचने लगता है कि ये एकदम नाइंसाफी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारे लोगों का टैलेंट तो उन्हीं के अंदर ही रह जाएगा, बाहर ही नहीं आ पाएगा। पर रोमांटिका बैठी बैठी उदास हो रही होती है और तभी वहाँ पर ये बंदा आ जाता है जो कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा खड़ूस सा लग रहा है और वो बोलता है कि रोमांटिका ही हो ना। कहता है कि मैं कुछ ही टाइम में ब्लू मून अकेडमी को ज्वाइन करने वाला हूँ जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल अकेडमी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ और उसमें हिस्सा भी दिला दूंगा। रोमांटिका सोचती है कि ये प्लान तो बहुत ही अच्छा है कि अगर मैंने इसकी बात मान ली तो शायद मुझे अल्फा क्लास में भी जाने का मौका मिले। तभी वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि इसके बदले तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। भाई क्या ना इंसाफी है। रोमांटिका एकदम शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि हमने तो एक दूसरे को पहली बार देखा है। पर वो बंदा बोलता है कि मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देते हुए देखा था और मैंने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बंदा कहने लगता है कि मैं तुम्हें उन बीटा क्लास वाले घटिया लोगों से दूर रखना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। और वो उसको एक गिफ्ट दे देता है। वो गिफ्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिससे वो हद से ज्यादा प्यार करते हो। डेसर भी आ जाता है, उसको देखकर रोमांटिका एकदम डर जाती है और पलट जाती है। तभी डेसर कहता है कि मैं भी तुमसे वही पूछने आया हूँ जो कि नेटा पूछने आया था। नेटा मतलब वही पागल बंदा। कहने लगती है कि तुम्हारे जैसे पागल के साथ कौन डेट पे जाएगा। फिर वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ पैसे लेकर भी ना जाऊँ, कि मैं तो बस तुमसे ये पूछने आया कि तुम मेरे पार्टी में ज्वाइन होगी। रोमांटिका कहने लगती है कि नहीं, हंसने लगती है और कहती है कि चुपचाप उल्टे पैर वापस लौट जाओ। ये सुन के उदास हो जाता है और मन में सोचता है कि ये तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती होने वाली है और वो उसके टेबल के सामने एक पर्ची रख देता है और कहता है कि जब तुम अकेली हो तभी इसको पढ़ना। फिर रोमांटिका सोचने लगती है इसने कुछ फालतू ही उसमें लिखा होगा और डेसर कहता है कि इसको पढ़ने के बाद तुम जला देना। और वो लेटर जब पढ़ती है रोमांटिका तो एकदम गुस्से में आ जाती है, पता नहीं क्या लिखा है। सोचने लगती है कि ये डेसर मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। जब डेसर आगे जा रहा था तो उसको वहाँ पर एक बंदा मिलता है जिसका नाम प्राम था और उसने उसको टेस्ट में देखा था जो कि उन वॉरियर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था। कि इसके पास तो कोई कोच भी नहीं है जो कि इसको सिखा पाए, फिर भी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है ये। और वो देखता है कि इसको थोड़ा और पावरफुल बनना होगा। तभी पीछे से रोमांटिका आ जाती है और उसको डरा देती है और वो कहता है कि पहले तुमको मैच देखना होगा। जैसे ही प्राम को देखती है और वो एकदम पागल सी हो जाती है और वो सोचती है कि ये तो कितना पप्पी और क्यूट सा लग रहा है। वो उसको सोचती है कि मैं इसको पालूंगी। भाई क्या औरत है। एक पावरफुल शॉट निकालता है और वो सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है तो पावरफुल भी बहुत होगी, जबकि वो एक वुडन शॉट थी। और वहीं पे जो बंदा आगे आया था उससे लड़ने के लिए वो एक नोबल था और कहता है कि तुम जैसे बीटा क्लास वाले से लड़ना है मुझे। छी। मैच स्टार्ट हो जाता है और वो पान की थूक साला ये सोचने लगता है कि भाई ये कितना पावरफुल है। बट डेसर सोचता है कि वो सिर्फ अपनी तलवार इधर उधर चला रहा है जबकि उसको तलवार चलाना भी नहीं आता है। उन लोगों की फाइट एकदम काफी ज्यादा खतरनाक मोड़ पे आ चुकी थी और वो साला लाल बाल वाला बंदा उसके अटैक को डॉच कर देता है और उसकी तलवार को भी दूर फेंक देता है अपने अटैक से। उस लंगूर को मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर वो बंदा साला कितना कमीना है, उसके बाद भी वो प्राम को मारने लगता है। ये देखकर डेसर उसको बचाने के लिए आ जाता है। डेसर उससे कहने लगता है कि तुम तो पहले ही जीत चुके हो, फिर उसको क्यों बार बार मार लगे हुए हो। क्या तुमको ये देख के चलन हो रही है कि बीटा क्लास में भी तुम जैसे लंगूर को मारने वाला कोई आ चुका है। तो लंगूर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डेसर के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। लेकिन डेसर उसके अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है और उसकी तलवार को तोड़ देता है और कहता है कि तुम पहले ही विनर मैच हो चुके हो, मतलब तुम पहले ही विनर डिक्लेयर हो चुके हो, फिर तुम क्यों बार बार लड़ रहे हो। तो लंगूर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा। उसके बाद प्राम डेसर के हाथों पे पट्टी बांध रहा होता है और सॉरी बोलता है। डेसर कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मैजिक का यूज किया था इसीलिए मेरे हाथ में ज्यादा चोट नहीं लगी है, तुम टेंशन मत लो। कहता है कि तुम्हें मैंने बचाया है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही रोमांटिका उसके चेहरे को देख के एकदम पगलाई सी जा रही थी, कह रही थी मेरा प्यारा सा पप्पी। वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हर सिचुएशन में मदद करूंगा, बस तुम्हें मुझे बुलाना होगा। रोमांटिका को एक अलग सी जगह पर ले जाता है। वही रोमांटिका कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम है, तुमने ऐसे कैसे लिख दिया।
ये कि तुम किसी को बताओगे तो नहीं, पर वो कहता है कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और कहता है कि पर प्रोफेसर इस बात को जानते हैं, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें बीटा क्लास में रखा है। रोमांटिका सोचने लगती है कि मुझे उस नेटा की क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसकी पार्टी ज्वाइन की तो वो मेरी रक्षा करेगा। उसके बाद डेसर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, वो कह रहा था कि कॉम्बिनर एक गंदी नाली के कीड़े होते हैं, और अगर उसको पता चल गया कि तुम भी एक कॉम्बिनर हो तो वो तुम्हारा क्या करेगा। उसके बाद फिर से डेसर कहता है कि अगर तुमने मेरी पार्टी ज्वाइन की तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है तो कोई भी बात नहीं है, मैं प्राम के संग अपनी टीम बना लूंगा। रोमांटिका प्राम को सोच के हंसने लगती है और सोचती है कि वो कितना प्यारा सा पपी जैसा बंदा है। ये कि फिर भी डेसर थोड़ा अजीब है, ये मुझको हर वक्त देख के स्माइल करता रहता है, पता नहीं कैसा बंदा है। इसकी रैंक सबसे निचले वाले सर्कल में है, फिर भी इसने इतने बड़े मैजिक नाइट को हरा दिया। मैंने भी इसको हराने की कोशिश की, फिर भी मैं इसको हरा नहीं पाई। उसके वो उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्राम एक अजीब सी तलवार को देख रहा होता है जो कि उसके माँ के पास थी, और वो कहती है कि जब तक तुम्हारे पिता हमको याद करते रहेंगे तब तक ये तलवार चमकती रहेगी। और उसके बाद वो प्राम को वो तलवार दे देती है, और जैसे प्राम उसको अपने हाथों में लेता है वो तलवार टूटने लगती है। उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद डेसर उन दोनों को लेकर बेजस के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक अपनी नई पार्टी बनानी है, पर वो कहती है कि तुम्हें अपनी पार्टी बनानी क्यों है। फिर डेसर कहता है कि हमको वो टूर्नामेंट जीत के अल्फा क्लास में जाना है। ये देख के वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों सोचने लगते हैं कि इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता था। वो कहती है कि इसके बारे में तुम जानते हो कि कितना ज्यादा खतरनाक होता है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कितना ज्यादा खतरनाक है। राम कहता है कि मुझे रैंकिंग टूर्नामेंट के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। तभी वो बताने लगती है कि रैंकिंग टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें सभी के रैंक के बारे में पता चलता है, जिसमें दो पार्टी आपस में भिड़ती हैं, और उनके बाद जो विनर होता है उसको सबसे ऊपर रैंक में रखा जाता है, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक रैंक वाले आते हैं लड़ने के लिए। और बताती है कि इस टूर्नामेंट में जाने के लिए मिनिमम 3 मेंबर तो होने चाहिए, और बताती है कि ज्यादा मेंबर होने से ये जरूरी नहीं है कि तुम ही जीतोगे। कभी कभार अकेले की भी फाइट को बहुत ही ज्यादा मायने रखा जाता है, और इसमें ज्यादातर लोग तो हार ही जाते हैं। इस टूर्नामेंट का मकसद ही यही है कि हम दूसरों की एबिलिटी को चेक कर पाएं, और जो भी इसमें फाइनल तक पहुंचेगी उनको लोगों को शैडो वर्ल्ड में भेजा जाएगा, और जो भी 9 बंदे इसमें सबसे पहले बाहर निकलेंगे उन्हीं को सिंगल रैंक का टैग भी दिया जाएगा, जो कि सबसे पावरफुल होते हैं। जो भी सिंगल रैंकर बन जाते हैं उनको बीटा क्लास से अल्फा क्लास में भेज दिया जाता है, पर ऐसा आज तक कोई भी नहीं कर पाया है, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रोमांटिका कहने लगती है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, अल्फा क्लास वाले बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। डेसर कहता है कि ऐसा नहीं है, हम भी काफी पावरफुल हैं, और अगर हमने उन लोगों को हरा दिया तो हम प्रोफेसर को गलत साबित कर पाएंगे और हम भी अल्फा क्लास में जा पाएंगे। इसके बाद वो लड़की उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों अपनी मर्जी से इस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हाँ। उसके बाद वो लोग अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने लगते हैं, और वो एक पावरफुल ट्रेनिंग ग्राउंड के आगे से निकलते हैं और सोचते हैं भाई कितनी खतरनाक पावर चल रही है यहाँ पर। और जब वो लोग अपने रूम में जाते हैं देखने के लिए कि हमें ट्रेनिंग ग्राउंड कौन सा मिला है, तो वो देखते हैं ये तो एक खंडर है जिसमें कि बहुत ही सारे चूहे भरे पड़े हैं। उसके बाद रोमांटिका कहती है कि यहाँ पर हम ट्रेनिंग कैसे करेंगे, और वो चूहों को देख के एकदम डर जाती है। पर डेसर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। रोमांटिका सोचने लगती है कि मुझे पता है कि तुम हमारे लिए नया रूम सेंटर ढूंढ रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको साफ करेंगे और अपने रूम को बहुत ही ज्यादा क्लीन करके रख देंगे। उसके बाद वो लोग अपने रूम को साफ करने लगती हैं, और रूम को साफ करते करते रोमांटिका को इतनी ज्यादा थक जाती है कि कबाड़ का ढेर लग रही थी। उसके बाद डेसर कहता है हाँ चलो हो गया साफ। रोमांटिका सोचने लगती है कि चलो अब हम अपने रूम में जा पाएंगे, पर डेसर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद रोमांटिका गुस्से में चिल्लाने लगती है कि मुझे तेरे जैसे पागल के साथ तो आना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद रोमांटिका सोचने लगती है कि उसका मकसद तो कुछ और ही है। उसके बाद डेसर उन लोगों को ट्रेनिंग हॉल में लेके आता है, और वो कहता है कि रोमांटिका तुम्हारी पावर्स काफी अच्छी हैं, पर तुम्हारा निशाना अच्छा नहीं है। उसके बाद रोमांटिका कहने लगती है कि नहीं मैं बहुत ही अच्छा निशाना लगाती हूँ। उसके बाद वो अटैक कर देती है, पर वो सारे अटैक सर्कल के ऊपर कर देती है। ये देख के वो काफी खुश हो जाती है, पर डेसर कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमको उस सर्कल के ऊपर अटैक नहीं करना है, उसके बीच में अटैक करना है। उसके बाद डेसर कहता है कि तुमको ट्रेनिंग तो करनी होगी, और अगर तुम्हें ट्रेनिंग करने का मन नहीं है तो तुम जाके सफाई कर सकती हो। फिर रोमांटिका और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि नहीं मैं ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। अगली ट्रेनिंग में डेसर रोमांटिका से कहता है कि अब तुम्हें इस बॉल को दूसरे वाले सर्कल में डालनी है, और हाँ मोहतरमा फेंक के नहीं, विंड मैजिक तुम्हारी स्पेशलिटी है ना, तो तुमको हवा को कंट्रोल करना है और हवा से तुमको बॉल डालनी है। और डेसर ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि वो पहली ही बार में बॉल को हवा में उड़ा भी लेती है। ये सुन के रोमांटिका तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी प्राम डेसर के पास आता है। प्राम कहता है कि मास्टर अब मेरी बारी, अब आप मुझे तलवारबाजी सिखाइए। तब डेसर कहता है कि नहीं तुम्हारी तलवारबाजी पहले से ही काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने तुम्हें देखा है, बस तुमको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, बस ये है कि तुमको उस भारी भरकम तलवार की जगह एक सिंपल छोटी और नॉर्मल तलवार यूज करनी है। उसके बाद प्राम कहता है कि मास्टर आप मेरे साथ चलिए, और उन लोगों को रोमांटिका की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। और उसके बाद प्राम उसको अपने रूम पे लेकर आता है। उसके बाद प्राम डेसर को बताता है कि उसकी माँ एक कॉमिनर थी और उसके डैड एक नोबल थे, पर उन दोनों ने कभी शादी नहीं की थी, और उसके डैड ने एक तलवार छोड़ी है जो कि मेरे लिए ही छोड़ी थी। डेसर पूछता है क्या तुमने शुरू से इसी तलवार से ट्रेनिंग की है। प्राम बताता है कि हाँ, मैं जब 6 साल का था तो मेरी माँ ने मुझे ये तलवार के बारे में बताया था, और मैंने पूरी जोरों शोरों से इससे तलवार की प्रैक्टिस की थी, और ताकि उनको उस पर प्राउड फील हो। और वो बताता है कि उसकी माँ की जब डेथ होने वाली थी तो उसकी माँ ने कहा था कि तुमको अपने डैड से मिलने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उन दोनों की दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। और कहती है कि मुझे तुम्हारे पिता का नाम तक नहीं मालूम है। भाई साहब देख रहे हो क्या हाल पड़ा इन लोगों का।
और वो बोलता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा श्राप यही है कि वो एक कॉम्बिनर का बेटा है, इसीलिए मैंने अपने बारे में किसी को आज तक कुछ भी नहीं बताया है, बस तुम्हें बता रहा हूँ मास्टर। तभी डेसर कहता है कि तुम्हारी माँ ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उनको तुम्हारी फिक्र थी। और वो कहता है कि मुझे, और प्राम कहता है कि मुझे अपने पिता से शुरू से ही मिलना था, इसीलिए मैंने इस अकेडमी को ज्वाइन किया है। और मैं ये तलवार को लेकर तलवार के जौहरी के पास भी गया था, उसने मुझे बताया कि ये बिल्कुल एक आम तलवार है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। उसको लगता था कि उसके पिता उससे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि इसीलिए अब मैं इस तलवार का कभी भी यूज नहीं करूंगा। और वो तलवार फेंक देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग अपनी जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और रोमांटिका भी उस बॉल को एक सर्कल में फिट कर देती है। भाई साहब, डेसर कहता है कि ये अभी भी काफी नहीं है, तुम्हारी बॉल सर्कल में टिक नहीं रही है, इसीलिए तुमको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और तभी वो रोमांटिका के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। रोमांटिका बहुत ही ज्यादा मतलब इरिटेट होने लगती है। तभी उसको नाटा का दिया हुआ गिफ्ट याद आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेसर, प्राम क्या मैं तुम्हारी तलवार देख सकता हूँ? प्राम कहता है कि नहीं, अब नहीं देख सकते क्योंकि मैंने उस तलवार को बेच दिया है। इसके बाद प्राम डेसर को उसी वाले शॉप पर लेकर आता है जिसपे उसने तलवार बेची और वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि हम बेची हुई चीज को वापस नहीं बेचते हैं। प्राम कहता है कि रहने दो, उस तलवार में ऐसा है ही क्या खास, मैं उस तलवार को कभी भी यूज नहीं करूंगा। डेसर कहता है कि नहीं, मुझे बस तुम्हें एक मौका तो दो। और वो अंदर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि शॉप को एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर टाइप का एक आदमी खोलता है। दुकानदार बोलता है, अबे वो छोटू, तू तो कल भी यहाँ पर आया था तलवार बेचने, तो चल आज बता, आज क्या करने आया है, तलवार बेचने या खरीदने? डेसर कहता है कि मैं बस वो तलवार देखने आया हूँ जो कि प्राम ने तुमको कल बेची थी। वो कहता है कि नहीं, हम नहीं दिखा सकते, हमारी पॉलिसी नहीं है ऐसा। तभी डेसर कहता है कि नहीं, मुझे बस देखनी है एक बार। डेसर कहता है चलो एक काम करो, दिखाओ मत, मुझे डायरेक्ट बेच दो। दुकानदार कहता है कि हाँ, मैं बेचने को तैयार तो हूँ, पर वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं बेचूंगा क्योंकि ये तलवार बहुत ही ज्यादा रेयर है। डेसर कहता है, ओ तो इसके बारे में तुम्हें पता है? दुकानदार कहता है कि हाँ, मुझे पता है, इस तलवार को नोबल सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनसे वो हद से ज्यादा प्यार करते हैं। तभी प्राम को रियलाइज होता है कि उसके डैड उससे कितना ज्यादा प्यार करते थे और वो उनको गलत समझ रहा था। दुकानदार कहता है कि अच्छा चलो एक काम करो, अगर तुमको इसको खरीदनी है तो 40 टका लगेंगे, यानी 40 सिल्वर कॉइन्स। तभी प्राम भड़क जाता है और कहता है कि अबे ओ साले, तूने कल मुझसे खरीदते हुए तो ये नहीं कहा था, तूने कहा था कि ये बिल्कुल बेकार तलवार है, मैं सिर्फ 3 ही कॉइन दूंगा और आज तू 60 मतलब 40 कॉइन मांग रहा है, साले तुझे अभी मारूंगा। दुकानदार कहता है कि बेटा ये हमारा धंधा है, हमारा काम ही इसी से चलता है, अब तू बता खरीदनी है कि नहीं। डेसर प्राम को पीछे करता है और उससे वो तलवार खरीद लेता है और वो अपने मैजिक का यूज करके उस तलवार पे दिखता है जिसपे की कुछ लिखा हुआ था। डेसर प्राम को बताता है ये कोई आम तलवार नहीं है, इसके पीछे एक बटन लगा है, उसको दबाओ और इसको खींचो। तभी हम देखते हैं कि जब प्राम उस बटन को दबा के उस तलवार को खींचता है तो उसमें से एक और भी अलग तलवार निकलती है और हम देखते हैं ना ही ये सिल्वर है और ना ही ये गोल्ड है क्या? डेसर उसे बताता है कि ये तलवार प्लास्म से बनी है और ये इतनी ज्यादा रेयर है कि ये पंख से भी हल्की है और भाई साहब स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, इसीलिए तलवार काफी ज्यादा रेयर है। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो दैत्य जैसा दिखने वाला राक्षस जैसा आदमी वहाँ पर उन लोगों के सामने आ जाता है और उनको रोक लेता है। तभी दुकानदार कहता है कि अगर ये सच में ब्लास्ट से बनी है तो हम इसको नहीं बेचने वाले हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगी है। डेसर कहता है अबे ओ टगले, मैंने ये तलवार खरीद लिया और मैं इसको नहीं बेचने वाला हूँ। दुकानदार कहता है कि बच्चे तुझे तो बेचनी पड़ेगी। तभी वो कहता है अबे ओ चिलकौंजे, इसको यहीं पे रख के छोड़ जा। डेसर कहता है कि सच्ची ऐसा तो होने नहीं वाला है। तभी वो उस पे अटैक कर देता है लेकिन डेसर उसके अटैक को टॉस करके पीछे हट जाता है। तभी प्राम आगे आ जाता है और कहता है कि मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी डेसर प्राम से कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं इस तलवार को कभी भी यूज नहीं करूंगा। प्राम कहता है कि अरे नहीं मास्टर, वो तो वैसे ही। डेसर कहता है अबे ओ घबरा मत, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, तू बस लड़ आराम से। तभी वो टकला देखता है कि प्राम के अंदर से एक अजीब सी लाइट निकलने लगती है और वो उससे लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही वो अटैक करता है प्राम पे, प्राम एकदम टॉस करके पीछे हट जाता है। उसके बाद प्राम उछल के उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करने लगता है लेकिन टकला उसको देख भी नहीं पाता है और हम देखते हैं कि उसके अटैक से सिर्फ हल्के फुल्के खरोच आई थी उस टकले पे। भाई क्या मॉन्स्टर बॉडी है इसकी। तभी वो टकला एक चाल चलता है और अपनी तलवार को जानबूझकर जमीन में गाड़ देता है। प्राम को मौका मिलता है और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है वो एकदम ऐसी लात मारता है प्राम के, भाई साहब बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली, और वो दूर गिर पड़ता है। तभी डेसर कहता है कि तुम हार मत मानो और अपने पिता पे भरोसा रखो। तभी हम देखते हैं कि प्राम उस मंत्र को पढ़ने लगता है और फिर से खड़ा हो जाता है और उसके बाद प्राम उस टकले पे हमला कर देता है और वो हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस टकले की तलवार के 2 टुकड़े कर देता है और अगले अटैक में उसको बेहोश भी कर देता है। उसके बाद प्राम कहता है कि ऐसा सिर्फ उसके डैड की वजह से ही हो पाया है, अगर वो ना होते तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। तभी स्कीपर कहता है कि वो दरवाजा सिर्फ उसी टकले से खुल सकता है और अब वो बेहोश है, अब तो खुलेगा ही नहीं दरवाजा, और अगर तुमको दरवाजा खोलना है तो इस तलवार को यहीं पे छोड़ जाओ वरना। तभी प्राम उसके दरवाजे को ही काट देता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों खाने के लिए रुकते हैं और प्राम कहता है कि मास्टर बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे लिए आज कितना कुछ किया। और तभी डेसर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दोस्तों में तो ऐसा होता ही रहता है। तभी प्राम थोड़ा इमोशनल होने लगता है और मन में सोचता है कि उसने अपना सब कुछ पहले ही खो दिया था लेकिन अब उसके पास कोई तो ऐसा है जिसको वो अपना मान सकता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रोमांटिका अपनी प्रैक्टिस में पूरी दम लगा रही थी और फाइनली इस बार वो उस बॉल को सर्कल के अंदर फिट कर देती है। भाई साहब, उसके बाद रोमांटिका बहुत सारे सर्कल जनरेट करती है और उस सर्कल के बीचों बीच अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो अटैक सारे लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोमांटिका अल्फा क्लास के बाहर खड़ी होती है। तभी नाटा वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि चलो मेरे साथ खाना खाने चल रही हो। तभी रोमांटिका उसके साथ जाने लगती है और नाटा कहता है कि मुझे पता है तुम पक्का मेरी पार्टी को ज्वाइन करने आई हो।
उसके बाद नाटा कहता है कि चलो मैं ब्लू मून के बाकी सभी मेंबर से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तभी रोमांटिका उसके गिफ्ट को वापस करने लगती है। नाटा सोचता है कि उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद रोमांटिका कहती है कि हाँ तुमने सही सोचा है, पर इसके अलावा एक और बात है, वो ये है कि मैंने बीटा क्लास के एक टीम को ज्वाइन भी कर लिया है। तभी नाटा कहता है कि हाँ जरूर मैं समझ गया, उस टीम के मेंबर्स ने तुम्हें धमकाया होगा। तभी रोमांटिका कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका जो लीडर है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो उसको बहुत अच्छे से ट्रेन करता है। उसके बाद रोमांटिका उसको याद दिलाती है और बताती है कि तुमने कहा था कि जो बीटा क्लास के मेंबर्स होते हैं कॉम्बिनर, वो गंदी नाली के कीड़े होते हैं। नाटा कहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल यही कहा था, बिल्कुल सच है ये। उसके बाद रोमांटिका बताती है कि मैं भी एक कॉम्बिनर ही हूँ। और उसके बाद नाटा बहुत ही अजीब सा चेहरा बनाने लगता है और कहता है कि जरूर तुम मजाक कर रही हो। उसके बाद रोमांटिका बताती है कि नहीं मैं सच कह रही हूँ, मैं भी पहले एक कॉम्बिनरी थी, लेकिन मेरे मॉम डैड ने नोबल का टेक खरीद लिया था, इसी वजह से मैं नोबल होते हुए भी बीटा क्लास में ही हूँ। और उसके बाद रोमांटिका कहती है कि हाँ मेरी टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसीलिए उन लोगों को जब पता चला कि मैं भी एक कॉम्बिनर हूँ तो उन्होंने तुम्हारी तरह गंदी शकल नहीं बनाई। और उसके बाद वो टेबल से उठ के जाने लगती है और वो कहता है कि अगर तुम कॉम्बिनर हो तो इस सीट पे बैठने की कोशिश कैसे की तुमने। उसके बाद जाते जाते रोमांटिका कहने लगती है कि हमारी टीम अल्फा क्लास में आने की तैयारी कर रही है। नाटा गंदी सी शकल बना लेता है और वो अपने पास्ट को याद करता है कि उसके घर को कॉम्बिनर्स ने कैसे बुरी तरह से जला दिया था और कह रहे थे कि उसके डैड को जेल में डालो। नाटा इस चीज को देखकर उदास हो जाता है और गुस्से में कहता है कि मैं उन गंदे कॉम्बिनर्स को कुचल के रख दूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेसर की टीम रैंकिंग टूर्नामेंट में क्वालिफाइंग स्टेज पर थी। उसके बाद हम देखते हैं कि रोमांटिका अपने एक ही बार से उन पांचों को धूल चटा देती है और उसके बाद वो लोग एक एक करके मैच जीतने लगते हैं और टॉप 30 में आ जाते हैं। ब्रिजेट ये देख के खुश हो जाती है, लेकिन उसको पता था कि अब उन लोगों को टारगेट बना के हराने की कोशिश की जाएगी। तभी हम देखते हैं कि ब्लू मून का डायरेक्टर उन लोगों को धमका रहा होता है और कहता है कि ये देखो साले बीटा क्लास के नाली के कीड़े हमारे रैंकिंग टूर्नामेंट में टॉप 30 में आ चुके हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, उनको हराओ जाके। भाई कितना जलते हैं ये लोग। उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है तुम लोग अभी भी फर्स्ट ईयर में ही हो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि वो गंदी नाली के कीड़े रैंकिंग टूर्नामेंट में नंबर 1 पे आ जाएं। और कहता है कि कुछ भी करके तुमको उन लोगों को हराना ही होगा, इसके लिए तुम्हें चाहे कुछ भी करना हो, चीटिंग भी। उसके बाद वो लोग एजेक्स के पास जाते हैं और एजेक्स कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो लोग टॉप 30 में आ चुके हैं, मैं उनको कैसे भी करके हरा के रहूंगी, मुझे अपनी पहली हार का बदला लेना है। और वो लोग ये भी जानते थे कि एजेक्स उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है। वो लाल बाल वाला लंगूर कहता है कि मुझे डेसर को कैसे भी करके हराना है, तो उसको तो तुम मुझ पे छोड़ दो। और नाटा कहता है कि मैं उस रोमांटिका को हराने की कोशिश करूंगा, तुम उसके बारे में मुझ पे छोड़ दो। एजेक्स कहती है कि अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो हम उनको आसानी से हरा सकते हैं, वरना वो भी तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। ये देख के वो दोनों काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी बात पे अड़े रहते हैं। एजेक्स कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुमको जो भी करना है तुम करो। पर वो कहते जाते एजेक्स उनसे कहते जाती है कि अगर डेसर को कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना, क्योंकि डेसर सिर्फ मेरा शिकार है। यानी अब जो फाइट होने वाली है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि ब्लू मून के पहले से ही मेंबर काफी ज्यादा चिढ़े हुए हैं डेसर से और वो लोग उससे कैसे भी करके बदला लेना चाहते हैं। तो अगला पार्ट काफी खतरनाक होने वाला है। अगर तुम्हें अगला पार्ट भी देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना है, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ी बन चुकी है इस बार, तो मेहनत भी काफी लगी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।